अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एक्टर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। सैटरडे है तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे इदारे जो है वो सैटरडे संडे बंद होते हैं। बहुत सारे लोगों का वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो अपने घरों पर छुट्टी अपनों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और जब छुट्टी का दिन होता है तो हर किसी की कोशिश होती है कि सुबह का नाश्ता जो है वो बड़ा मजेदार सा होना चाहिए और सुबह का दिन का आगाज जब बेहतर होता है और खाना भी आपको अच्छा मिलता है तो उसके बाद आपका पूरा दिन बड़ा मजे का गुजर जाता है। और ऐसे लोग जिसका आज वर्किंग डे है तो वो भी कोशिश करते हैं कि फटाफट शाम को के औकात में अपना काम काज सब अच्छे से वाइंड अप करें और अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ प्लान बनाएं, बाहर घूमें फिरें और अपने वीकेंड को एंजॉय करें। क्योंकि छोटी छोटी खुशियां हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी स्ट्रेस और बहुत ज्यादा परेशानियों को कम करने का बायस बनती है। तो खुद भी खुश रहें, कोशिश करें दूसरों को भी खुश करें और इस खुशी को जो है एक दूसरे के साथ बांटते रहना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी परेशानियां हैं वो आपको स्ट्रेसफुल ना कर सके। क्योंकि जब स्ट्रेस आता है तो एंजाइटी होती है तो तबीयत खराब होती है। तो आपने अपना ख्याल रखना क्योंकि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ इंपॉर्टेंट के हवाले से अगर देखा जाए, हेल्थ के हवाले से बात करें, मूड के हवाले से बात करें तो मौसम का खुशगवार होना और मौसम में क्या तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखते हैं कि आज शहर फैसलाबाद का मौसम क्या कह रहा है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी का राज का हाल बरकरार है और गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं, बड़ी ज्यादा इरिटेशन भी होने लगती है। तो आपने कोशिश करना है कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल करते रहें। मुनासिब इस्तेमाल करने से एक तो ये होता है कि आपका मूड बड़ा चिल रहता है। तो अगर आप पानी पीते रहते तो आपको एक ताजगी का एहसास भी होता है और बेचा गुस्सा जो आ जाता है ना लोगों को गर्मी की वजह से, वो उससे भी आप बच सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटी है तो कोशिश क्या करें कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन के लिए बड़ा फ्रेंडली हो, कंफर्टेबल हो। वैसे भी समर्स में कंफर्टेबल चीजों के साथ साथ जैसे आप यूज टू होंगे वैसे आपकी जिंदगी, आपकी रूटीन और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप कहीं दूर दराज के इलाकों का या शहर के बाहर का रुख कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं तो भी वेदर अपडेट जो है आपके पास होनी चाहिए ताकि अगर कहीं बारिश का इम्कान है या कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें, अपनी पैकिंग कर सकें। और वैसे हम तो यही दुआ करेंगे कि मौसम अब बेहतर हो जाना चाहिए क्योंकि सितंबर के ऑलमोस्ट हम मिड में आ गए हैं और सितंबर के साथ साथ ये हर किसी के उम्मीद भी हर कोई करता है कि अब जो है वो मौसम पहले से बेहतर हो जाएगा। तो इतना बेहतर तो हो गया कि दिन के औकात में गर्मी होती है लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो मौसम ठंडा होने लगता है, मौसम खुशगवार और सुहाना हो जाता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ शाम के औकात में अगर बाहर निकलना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं क्योंकि कल वीकेंड भी है, संडे है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और फैसलाबाद के हवाले से अगर हम देखें तो फैसलाबाद में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लोग बड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है एंटरटेनमेंट के हवाले से नहीं है। तो हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम जितनी भी खुशगवार एक्सपेक्ट्स हैं वो भी आप तक पहुँचाएँ और जितने आपके मसले हैं, जितने आपको मुश्किलात हैं उसके हवाले से भी हम बात करें। और अगर हम सबसे बड़ा आजकल के मसाइल में से एक मसला देखें तो वो है बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और बिजली के बिल्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरह से टैक्सेस में इजाफा होता है वैसे ही बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। लोगों के लिए बिल्स पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ एक चीज और भी है कि बहुत सारे हमने हमेशा से अपने प्रोग्राम्स में बात की है कि ट्रांसफार्मर बहुत जो है वो खराब हैं या जिनको तब्दील करने की जरूरत है। तो उसमें फेस्को का महकमा जो है वो कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा रहा है। उसके पीछे की क्या वजह है इस पर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी एक नया पहलू सामने आया है जिसमें प्राइवेट रिपेयरिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है ट्रांसफार्मर्स की। वो क्या चीज है, उससे महकमे को कितना नुकसान पहुंचेगा और क्या ये लीगल है या नहीं है, गैर कानूनी है, इसको किस तरह से ये तमाम सिलसिला चल रहा है, पूरा मामला क्या है, इसी हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स मोहम्मद अली नारू और अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? अवैस, वैसे तो हमेशा से हम बिजली के बिल्स को और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर बात करते हैं, लेकिन अभी एक नई चीज सामने आई है और वो है जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी रिपेयरिंग का सिलसिला, लेकिन प्राइवेट रिपेयरिंग हो रही है। तो ये प्राइवेट रिपेयरिंग का क्या मामला है, क्या ये चक्कर है और क्या ये महकमे के लिए नुकसानदेह है? बिल्कुल, फेस्को की जो तफसीलात हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स, उनको कोई
प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन उनकी मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकता। अच्छा। वो एक गैर कानूनी है और प्राइवेट अफराद पर कानून के मुताबिक मुकदमे का अंदराज होता है। सही। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो फैक्ट्री के हों, छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ के हों, वो अब हो ये रहा है कि फेस्को के अमला की मुबैना मिलीभगत से प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग करते हैं और कंज्यूमर से उसका लाखों रुपया वसूल करके ट्रांसफार्मर कंज्यूमर की जो साइट है वहाँ पर लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फेस्को के लिए लम्हा फिक्रिया है कि करोड़ों रुपए की फेस्को की ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप मौजूद है। फेस्को ये दावा करता है कि उसमें ट्रांसफार्मर्स की बर वक्त रिपेयरिंग हो रही है, मगर सूरत हाल इससे मुनफरिद है। एक फैक्ट्री का अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाता है, फेस्को का डिमांड नोटिस अदा करता है, तो उस पर 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो वो ये बेहतर समझता है कि जिन लोगों की जानिब से प्राइवेट तौर पर छोटी छोटी वर्कशॉपें बनाई गई हैं, गैर कानूनी है वो उनको अपना ट्रांसफार्मर फ्राहम करके जो है वो उसकी रिपेयरिंग करवा लेता है। तो इससे महकमे को, फेस्को को महाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो महकमे की रिकवरी कम होती है तो उसका खमियाजा फिर कंज्यूमर्स को भुगतना पड़ता है। टेक्निकल लॉसेज में वो रकम डाल दी जाती है। तो इस तरह से, और ऐसे प्राइवेट रिपेयरिंग में तो डिमांड नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं होता, महकमे को तो पता भी नहीं होगा कि कहाँ पे जो है वो इस तरह की रिपेयरिंग का सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, प्राइवेट रिपेयरिंग में महकमे का डिमांड नोटिस नहीं होता। अब एक हफ्ता कबल हमने ये न्यूज़ भी दी है कि गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न का इलाका है चकेरा, जहाँ पर प्राइवेट रिपेयरिंग की जा रही थी और ये इतना ख़तरनाक है कि दौरान रिपेयरिंग वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स को आग लगने का जो वाक़या है अब वो भी रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से गिरदोनवा के जो मकीन हैं उनमें खौफ व हिरास फैल गया। लोगों ने बताया कि यहाँ पर 10 से 15 ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं जिनकी प्राइवेट तौर पर रिपेयरिंग की जा रही थी, मगर मुतलका डिवीज़न जो है उसका अमला सुस्त रवि का शिकार था। सेकंड सर्कल के जो अफसरान थे वो शायद इससे लाइलम थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि कहीं पर भी अगर कोई प्राइवेट रिपेयरिंग की वर्कशॉप मौजूद है तो वो फेस्को के अमला की साजबाज के बगैर चल नहीं सकती। फेस्को का अमला इसमें मुलव्वस होता है और लाखों रुपए की जो करप्शन है वो करता है और ट्रांसफार्मर्स की प्राइवेट रिपेयरिंग करता है। यहाँ तक कि फैसलाबाद शहर के अंदरून में ये नगीना सैनमे में उन्होंने ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग की जो वर्कशॉप है और वो बनाई हुई थी। तो ऐसी छोटी बड़ी वर्कशॉप्स कितनी मौजूद होंगी जहाँ पे प्राइवेट रिपेयरिंग का ये सिलसिला सारा जारी है? क्या फेस्को को इस बारे में पता नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उन तक भी ये बात गई होगी, तो उनकी जानिब से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके खिलाफ? जीनत, हमारे ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद शहर भर में 10 से 15 प्राइवेट रिपेयरिंग की जो वर्कशॉप हैं वो मौजूद हैं, जो फेस्को के अमला की मिली भगत से चल रही हैं। उससे महकमे को महाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मगर इस पर फेस्को की जानिब से कवानीन सख्त नहीं किए जा रहे। इंक्वायरी कमेटियां बिठाई जाती हैं मगर उसके नताइज हमें जो खातिर ख्वाह हैं वो दिखाई नहीं देते। अब चकेरा में जो ट्रांसफार्मर की वर्कशॉप पकड़ी गई है प्राइवेट रिपेयरिंग की, उसमें प्राइवेट अफराद के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई है, मगर अभी तक फेस्को की जानिब से जो जिम्मेदारान हैं, जो मुलाजम उसमें मुलव्वस है, उनका तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की गई। या तो इन ट्रांसफार्मर जो वर्कशॉप हैं इनको कानूनी करार दिया जाए, इनको बाकायदा तौर पर फेस्को जो NOC होता है या लाइसेंस होता है वो फराहम करके प्राइवेट रिपेयरिंग की इजाज़त दे। अगर प्राइवेट रिपेयरिंग की इजाज़त नहीं देनी तो इससे महकमे की जो तनसीबात है उसका नुकसान हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जब आपका ट्रांसफार्मर प्राइवेट रिपेयर करता है, मैं शहरियों को भी इससे आगाह करना चाहता हूँ, जो फैक्ट्री मालकान हैं या छोटे कारोबारी मराकज़, कमर्शियल प्लाजा 25 kVA, 50 kVA, 100 kV के ट्रांसफार्मर्स हैं, जब इस तरह से वो प्राइवेट तौर पर रिपेयर करवाते हैं तो बहुत सी ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो सामान होता है वो उसको निकाल लेते हैं और उसकी जगह बोगस और जो नाकस सामान है वो डाल देते हैं। तो उससे बार बार आपका ट्रांसफार्मर खराब होता रहता है और वो रिपेयर करके आपसे पैसे बनाते रहते हैं। तो और इस तरह की नाजायज और गैर कानूनी जब कार्रवाइयां होंगी, एक्टिविटीज होंगी, अपने ही इदारे को अली नुकसान पहुंचाकर और प्राइवेट रिपेयरिंग का सिलसिला है, उस टाइम पे तो हमें शायद महसूस नहीं हो रहा होगा उसमें जितने लोग भी मुलव्विस हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान है, और इसका अल्टीमेटली पूरे का पूरा बोझ जो है वो आम शहरी पर, आम कंज्यूमर पर जाएगा, जो कि पहले ही बिजली के बिल्स अदा करने में जिसको मुश्किलात का सामना, अपने घरों की सामान बेच बेच के लोगों ने बिजली के बिल्स अदा किए हैं, अब तो शायद बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे लोगों को ना तो खौफ खुदा है और ना ही हमारे महकमों की जानिब से कोई सख्त पकड़ है कि उनको इस तरह की एक्टिविटी से रोका जा सके।
जीनत, पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अच्छा, इसका आगाज जो है वो महकमे से ही होता है, फेस्को से ही होता है। देखें, अगर बर वक्त आप डिमांड नोटिस और बर वक्त आप काम कर रहे हैं किसी का, अगर एक कंज्यूमर की शिकायत हुई है, वो किसी फैक्ट्री का है, वो किसी इलाके का है, किसी मोहल्ले का है, किसी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर है, उसमें कोई इशू आया है, पहले तो ये लोग कंप्लेंट ही दर्ज नहीं करते हैं। हाँ। उसको ही हफ्ता लग जाता है, फिर अगर हो जाए तो फिर इनकी टीम पहुंचते पहुंचते हफ्ते लग जाते हैं। और उसका दूसरा हल क्या होता है कि आप अपने जानने वाले को किसी ऐसे बंदे से राब्ता करें और आपने चंद पैसे खर्चने हैं, वो एक गैर कानूनी रास्ता आपने अपनाना है और आपका काम वो जो हफ्तों में होना था वो चंद दिनों में या यूं कहें कि घंटों में भी हो जाता है। अगर इसको ही हम पूरा कानूनी तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए फेस्को ही इसको मद्देनजर रखे कि हमने कंज्यूमर को बर वक्त सहूलत फराम करनी है, बर वक्त उनकी शिकायत का अजाला करना है, बर वक्त हमने उनका काम करना है। अब जैसे कि ट्रांसफार्मर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर अगर एक भी खराब होता है तो पूरे इलाके का, फैक्ट्री का, जिसका भी है, वो तो गई बिजली वहां से। अब वो तो डिस्टर्ब है ही। अगर जब उनकी कंप्लेंट आती है, जब उनकी शिकायत आती है, उसको बर वक्त हल किया जाए, उसकी रिपेयरिंग की जाए, तो कौन जाएगा प्राइवेट के पास, कौन जाएगा प्राइवेट रिपेयरिंग करने के पास? उसने डबल पैसे भी खर्चने हैं, उसने रिस्क भी लेना है, उसने देखना है कि मेरे ट्रांसफार्मर का जो ओरिजिनल सामान है, जो ओरिजिनल एसेसरी है, वो कहीं ना जाती रहे। तो उसने इस कदर बड़े रिस्क क्यों लेने हैं? यानी कि आज जाकर महकमे की गफलत ही है जो कंज्यूमर के आगे आती है, या तो फिर दो नंबरियां करते हैं दोनों मिलके। वो कंज्यूमर हो या मुतलका अफसर हो कि वो ट्रांसफार्मर दर्ज नहीं किया गया, वो मुकम्मल प्रोसीजर के साथ वहां लगाया नहीं गया, वो पीछे से अलॉट नहीं हुआ, डायरेक्ट किसी ने उठाकर निजी सिफारिश पे लगा दिया। ऐसे मामलात में तो वो फिर प्राइवेट की जानिब जाता हुआ नजर आता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर मुझे पता है मेरे मोहल्ले में लगा है, ये डिवीजन, ये बटाला कॉलोनी डिवीजन का ट्रांसफार्मर है, और वो मोहल्लेदारों ने क्यों किसी के पास प्राइवेट लेकर जाना है? उन्होंने तो कंप्लेंट ही करवानी है। ऐसे जो फैक्ट्री मालिकान है जिन्होंने मुकम्मल प्रोसीजर के साथ ट्रांसफार्मर रखवाया है, वो वहां पे काम कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती ऐसे काम करने की। हाँ, जो ये निजी वर्कशॉप कायम की गई है, वहां तक पहुंचाता कौन है? मुझे तो नहीं पता कहां पर। अगर मैं आम शहरी हूं, मुझे नहीं पता कि ये कहां पर वर्कशॉप पड़ी हुई है जहां पर मैं अपना ट्रांसफार्मर लेके जाता हूं। मुझे एक ही जहन में चीज आएगी, मेरे घर की तार खराब है, मेरे मीटर में इशू आया है, मेरा ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो मेरे जहन में फेस्को ही आएगा। मुझे नहीं पता कि मेरे मोहम्मदी चौक में या फौरा चौक में किसी बैकवर्ड एरिया में इसकी वर्कशॉप भी होती है, या ये मीटर रीडर ही कुछ कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है यही लोग, मुतल्लिका मुलाजमीन और लाइनमैन, यही लोग उनको रास्ता दिखाते हैं कि जनाब ऐसे आपका काम नहीं होना, आप कुछ हमें थोड़ा सा चाय पानी का इंतजाम कर दें, कुछ हम उनका कर देते हैं, तो आपका मसला बजाय कि आप लंबी किताबों में लगे, आप हफ्ता इंतजार करें। अल्टीमेटली पूरे का पूरा जो बर्डन है वो आम शहरी पर आ रहा है, जो कि पहले महंगाई से, बेरोजगारी में और दीगर तरह के माशरती मसाइल में गिरा हुआ है, और उसको रिलीफ चाहिए, ना कि इस तरह की आपकी बोगस और इस तरह की आपकी जो है वो दो नंबरियों से उस पर ज्यादा मजीद बोझ ला देता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और ट्रांसफार्मर्स की प्राइवेट रिपेयरिंग के मामले में फेस्को की जानिब से किस तरह की जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं, और फेस्को का इस पर कितना एक्शन है, वो कितना एक्शन में दिखाई दिए हैं अवैस, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ है, इससे पूरे के पूरे इदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए महकमा क्या कर रहा है, फेस्को की जानिब से किस तरह का एक्शन लिया गया है? फेस्को की जानिब से हमने देखा है कि जैसे ही मीडिया पर उसको हाईलाइट किया गया कि चकेरा के इलाके में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप है, फेस्को की टीमों ने मौका पर पहुंचकर अपने ट्रांसफार्मर्स और जो दीगर सामान है वो तो मौका से उठा लिया। प्राइवेट जो एक शख्स है उस पर मुकदमे का अंदराज भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक फेस्को की जानिब से अपने अमला के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। या तो फेस्को जो है वो इस प्राइवेट रिपेयरिंग को कानूनी करार दे, अगर कानूनी करार नहीं देना, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और गलत तरीके से हो रहा है, तो उस पर अपने अमला के खिलाफ फेस्को को कार्रवाई करना पड़ेगी। ये सेकंड सर्कल था। सलीम शाह साहब उधर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, उनकी जानिब से इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी बिठाई गई है, मगर इसके नताइज जो हैं वो अभी आना बाकी हैं कि फेस्को किस तरह से अपने अमले के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाता है। फेस्को के जो मौजूदा अफसरान हैं, जिनमें CEO फेस्को आमर पोनू साहब हैं,
चीफ इंजीनियर ऑपरेशन हैं, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह पहले फेस्को के जो अफसरान एक्टिव हमें दिखाई देते थे वो इस तरह से एक्टिव नहीं है। प्राइवेट रिपेयरिंग के खिलाफ हमें इस तरह से सख्त एक्शन दिखाई नहीं दे रही है जिस तरह के माजी में होता था कि पूरी सब डिवीज़न जो है वो मुअत्तल कर दी जाती थी और इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कमेटियां बैठती थी। सरगोदा रोड सब डिवीज़न, उस वक्त CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद थे, जब हमने सरगोदा रोड सब डिवीज़न की प्राइवेट रिपेयरिंग हाईलाइट की थी तो वहाँ पर जो है वो 6 से 7 लोगों को मुअत्तल भी किया गया था और उसके बाद जो है वो महकमे को माहाना 1 से 1.5 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस वसूल हुए थे प्राइवेट रिपेयरिंग रुकने से। तो ये बहुत ही संगीन मसला है प्राइवेट रिपेयरिंग का। इससे मुतल्लिक फेस्को को कवानीन मरतब करना होंगे, प्राइवेट रिपेयरिंग रोकना होगी। अगर प्राइवेट रिपेयरिंग नहीं रोकेगी तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि इसमें ना सिर्फ लाइन स्टाफ मुलव्वस है बल्कि फेस्को के आला अफसरान भी प्राइवेट रिपेयरिंग को फरोग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक महकमा उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? अगर तो आला हुकाम की जैसे आपने बात की कि अगर उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है तो क्या इतना मुश्किल है ऐसे लोगों की निशानदेही करना और उन तक पहुंचना जो कि इस पूरे मामले में के करता धरता है और जो जिनकी वजह से पूरे का पूरा नुकसान महकमे को पहुंच रहा है? जीनत, मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों तक पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वहाँ से अगर फेस्को ने 10 ट्रांसफार्मर्स पकड़े हैं प्राइवेट रिपेयरिंग के तो हर ट्रांसफार्मर जो है वो मुतलका सब डिवीज़न से रिलीज किया जाता है। उसका रिकॉर्ड मुतलका सब डिवीज़न में मौजूद होता है, लाइन सुपरिटेंडेंट उसकी SR बना के लेके जाता है तो सारा रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसफार्मर से हासिल किया जा सकता है कि किस सब डिवीज़न का है। उस सब डिवीज़न के अमला से इंक्वायरी की जा सकती है कि किस ने जो है ये ट्रांसफार्मर रिलीज किया और कौन सा लाइनमैन इसको लेके गया, तो उन तक रसाई मुमकिन है। मगर हम ये देखते हैं कि सजाएं देने की बजाय, कार्रवाइयाँ करने की बजाय फेस्को के जो मौजूदा अफसरान हैं वो अपने अमले को बचाने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ ना तो कार्रवाइयाँ करते हैं, अगर लाइन स्टाफ की कमी है या ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप सुस्ती का शिकार है तो वर्कशॉप के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो लोगों को जल्द ट्रांसफार्मर रिपेयर करके उनको वापस करे तो लोग प्राइवेट रिपेयरिंग की तरफ ना जाएं। और अब लोग देखते हैं कि हमें ये सस्ते में भी पड़ रहा है और जल्दी भी है तो वो फिर फेस्को के जो लाइन स्टाफ है उसके जरिए प्राइवेट रिपेयरिंग करवा लेते हैं। फेस्को के अफसरान की जानिब से अगर सख्त कार्रवाई की गई तो प्राइवेट रिपेयरिंग से बचा जा सकता है। सूरत हाल यहाँ पहुँच चुकी है अब तक फेस्को की जो इंतजामी है कि फेस्को हेडक्वार्टर में फेस्को के सैकड़ों गार्ड्स हैं, वहाँ पर भी 2 हफ्ते कबल जो है वो चोरी की वारदात रूनुमा हो जाती है। SDO हैं जो इस वक्त फैक्ट्री एरिया सब डिवीज़न में तैनात हैं फैसल निज़ाम, उनकी रहायशगाह पर जो है वो चोरी की वारदात हुई जिनमें उनके घर से जो है वो एक LED और बैटरियां UPS वगैरह चोर लेकर फरार होने में कामयाब हुआ। लेकिन अवैध इस तरह की कार्रवाइयों से हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, पिछले दिनों में भी हम बात करते रहे कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो खराब हैं जिनको तब्दील करने की जरूरत है, बहुत सारे खराब मीटर्स हैं जिनको तब्दील करने की जरूरत है। तो क्या फेस्को का महकमा खुद से चोर रास्ते नहीं दिखाता? जब वो अपना काम को बर वक्त खुद नहीं करेगा तो जाहिर बात है कि अल्टीमेटली फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये मौका मिल जाता है कि वो इस तरह का दरमियानी रास्ता इख्तियार करके अपनी जेबें भी भर लेते हैं और उसकी वजह से महकमे को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसमें शहरी भी पिस रहा है, महकमा भी पिस रहा है और इदारों का भी नुकसान हो रहा है और करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये नहीं कि कोई 4-10 हज़ार रुपए का नुकसान है तो उसको हम बर्दाश्त कर सकें। पहले ही हमारे यहाँ बिजली को लेकर कितनी महंगाई है और महकमा जो है इसको सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श महकमा कहा जा रहा है, तो मुनाफा बख्श महकमे को इस तरह से नुकसान पहुंचाना, उसकी साख को कमजोर करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफाइड बात है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये करोड़ों का नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके इलाके में 5 घंटे से बिजली बंद है, जो ट्रांसफार्मर नया ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप से लाकर उधर रखा गया है तो वो भी खराब हो गया। उसके बाद फिर वो ट्रांसफार्मर लेने के लिए दोबारा से वर्कशॉप चले गए हैं। तो इस पर एक मैं समझता हूं बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। लोगों के ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये फेस्को की इंतजामी अमूर में जो गफलत है उसकी वजह से है। ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप जो है वो ट्रांसफार्मर को रिपेयर करती है, फिर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो प्राइवेट रिपेयरिंग में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहे हैं इनके पार्ट्स जो हैं वो खुर्द-बुर्द होते हैं, उधर से गायब होते हैं। तो इस वजह से बार बार इलाकाई ट्रांसफार्मर भी खराब होने के वाकयात रूनुमा होते हैं।
और उसकी वजह से अली शहरियों को बहुत ज्यादा परेशानी का मजीद सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइवेट रिपेयरिंग होगी तो उसके आपके ट्रांसफार्मर के अंदर के पार्ट्स चेंज कर दिए जाएंगे, आपको नहीं पता उस चीज के बारे में, तो अब बिजली के भारी भरकम बिल्स भी लोग अदा करेंगे, बार बार ट्रांसफार्मर के फिर से खराब होने की मुश्किल का सामना भी उनको करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हर तरफ से देखें तो आवाम ही पिस रही है। अच्छा जीनत, इसमें बिल्कुल आवाम ही पिस रहे हैं। इसमें एक और पहलू भी ये है, देखें, एक जब जो फेस्को ने जिस तरह से रिपेयरिंग करनी है या उनके जो एसओपीज हैं वो रिपेयरिंग और उस तरीकाकार से कभी भी प्राइवेट या निजी बंदा काम नहीं कर पाएगा। एक टेक्निकलिटीज जो हैं, एक बंदा पढ़ लिख कर आया है, उसने मुकम्मल एक सर्विस दी है एक महकमे में, और वो उसका स्पेशलाइज्ड ही वो उस चीज का है कि उसने ट्रांसफार्मर को ही देखना है, उसने उसको ही ठीक करना है। और एक जो बंदे टेक्निकल नहीं है, जिन्होंने जो भी चीज आई सामने उसको खोल दिया, उसको देख लिया और तजुर्बे कर दिए, अगर तो ठीक हो गया, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, उसके पैसे आगे फला आ गया। अब देखें, जब ट्रांसफार्मर लगना है कहीं पर, उसने आगे काम करना है, फंक्शनल होना है, अगर वो सही से रिपेयर ही नहीं हो पाया, उसमें कोई इश्यूज रह गए हैं, तो ट्रांसफार्मर फटते भी हमने देखे हैं, बड़े नुकसान होते भी देखे हैं, बड़े मामला खराब होते भी देखते हैं, आतिशज़दगी का भी बायस बने हैं। वो सारे नुकसान किधर जाएंगे? अब फकत हमने देखना है कि यहाँ पे आगाज कहां से हो रहा है कि फेस्को बर वक्त अगर अजाला करना शुरू कर दे चीजों का। हम बार बार कह रहे हैं कि आप फेस्को एक पूरा सिस्टम है, कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, बड़ा इदारा है, और ऐसा इदारा है फैसलाबाद का फेस्को इदारा जिसकी रिकवरी भी पूरी की पूरी है, और जो कहता है कि जी हमारा जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो बड़ा गुड है, सार्फिन हमारे बड़े गुड हैं, पूरे के पूरे बिल अदा करते हैं। तो ऐसे सार्फिन को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? ऐसे कंज्यूमर को आप क्यों परेशान कर रहे हैं कि वो आपसे बेजार हो, आपके तरीकाकार से बेजार हो? अब आपके पास कंप्लेन आए, आपके पास शिकायत आए, आप फिलफोर कोशिश करें, उसका अजाला करें, ताकि वो दरमियानी नहीं बल्कि जो गलत रास्ता इस्तेमाल करता है वो जाता है, उसकी तरफ ना जाए। और कल कलाम वो ट्रांसफार्मर कहीं पर भी लगता है, बजाय कि उसमें जो खराबी का हमने करना था, सफाया करना था, खराबी को दुरुस्त करना था, वो मजीद खराबी उसमें पैदा हुई, और कल कलाम वो कोई हादसे की सूरत में किसी के जानी नुकसान का बायस बनता है, किसी की फैक्ट्री का नुकसान का बायस बनता है, कहीं आतिशज़दगी का बायस बनता है। तो इसका जो पेशखम है वो क्या है? वो जो फेस्को की जो काहली है, सुस्ती है, या फिर किसी भी मामले को लटकाना है। आप ये कम अलमिया नहीं है कि हम ऑफिशियली मामलात को आगे लेकर नहीं चलते। एक डिमांड नोटिस आया, एक शिकायत हुई, उस प्रोसीजर को फॉलो करने की बजाय आखिर क्यों आपका सारिफ गलत रास्ता इस्तेमाल कर रहा है? वो डायरेक्ट लाइन से अपने रवाबत इस्तेमाल कर रहा है या मुतल्लिका ऑफिसर से कर रहा है, और वो पैसे का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। यहां पर दो तरफा चीजें हैं, जहां पर फेस्को की कोताही है, वहीं पर वो सारिफ की भी कोताही है कि वो अपने काम के जल्दी की सूरत में, उसको निपटाने की सूरत में, जल्दबाजी में, बजाय कि थोड़े वक्त का इंतजार कर लिया जाए। अब यहां पे थोड़ा वक्त तो समझ आता है, लेकिन महीनों लग जाए तो फिर क्या करे वो भी? अब थोड़े वक्त का भी वो इंतजार नहीं करता, बेसब्री का मुजाहरा करता है, और प्राइवेट जो रिपेयरर्स हैं उनके पास पहुंच जाता है, और बाद में पता चलता है हमें। बात इसमें यह भी होती है कि एक तो आप पहले अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं, एंड देन अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपके सामने आती है तो उस पर भी बर वक्त कार्रवाई नहीं की जाती, उस पर भी बर वक्त रोकथाम नहीं की जाती है, और उसका अल्टीमेटली नुकसान इदारे को हो रहा है, आम शहरी को हो रहा है। हम जो सारिफ है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि बर वक्त बिजली के बिल्स अदा करते हैं, तो उन पर बोझ आ रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो खड़ा कर देता है इदारे पर, इदारे की अथॉरिटीज पर, कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहां पर जो है वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10, और बहुत सारे फेस्को के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे शहरी बड़ा परेशानी का उनको सामना रहता है। एक और अगर हम पहलू पे बात करें तो ग्रीन मीटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक मामला उठा, और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना ये करना पड़ा कि लोगों को ग्रीन मीटर्स लगवाने में बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। लेकिन ग्रीन मीटर पहले तो लग नहीं रहे थे, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अभी भी फेस्को के पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें अवैस ये है कि अब तो ग्रीन मीटर जिनके लगे हुए हैं उन तक बिजली सही से पहुंच नहीं रही है, या ये क्या है, बिजली की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बिजली का इस्तेमाल उस तरह से कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा जैसे कि ग्रीन मीटर के बाद एक लोग सोचते हैं ना कि अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, अब जो है जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। तो जिंदगी आसान नहीं हो रही, जिंदगी में मजीद दुश्वारियां आ रही हैं। तो ये क्या पूरा मामला है? सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताऊं कि ग्रीन मीटर्स जो हैं वो 3 फेज होते हैं, 3 फेज पर चलते हैं। तो बहुत से फैसलाबाद शहर भर में ऐसे इलाके हैं
जहां पर ट्रांसफार्मर्स 3 फेज नहीं चल रहे, 2 फेज पर चल रहे हैं। ठीक है। फेस्को फैसलाबाद शहर भर में 50 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स हैं जो 2 फेज चल रहे हैं। तो जब ट्रांसफार्मर्स आपका 2 फेज पर चलता है तो इससे आपका 3 फेज मीटर नहीं चल सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि फेस्को की बहुत बड़ी गफलत है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रीन मीटर्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इस तरह के जो मसाइल हैं तो लोग फिर इससे जो है वो ग्रीन मीटर से, नेट मीटरिंग से भी मायूस होते हैं कि हमारे 3 फेज मीटर से बिजली हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि इलाके का जो ट्रांसफार्मर है अब वो 2 फेज है। हालांकि फेस्को ने खुद जो है वो 2 फेज ट्रांसफार्मर्स पर पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी इलाके में 2 फेज पर ट्रांसफार्मर नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं पर भी 2 फेज ट्रांसफार्मर चलता हुआ पकड़ा गया तो मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि फैसलाबाद शहर भर में 50 ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर्स 2 फेज पर चल रहे हैं, तो उनको 3 फेज करके जाते हैं मुतल्लिका लाइन स्टाफ की जानब से, वो फिर 2 फेज पर चलने लगता है। तो इस तरह से लोगों के लिए मसाइल मजीद बढ़ते हैं। तो ग्रीन मीटर से जो है वो आप जो ग्रीन मीटर से बिजली फेस्को से जब लेना पड़ती है कंज्यूमर को, तो उनको बिजली नहीं मिलती, उनके लिए मजीद मसाइल जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगेन बात वही आगे जो हम पहले बात कर रहे थे रिपेयरिंग वाली और अब ग्रीन मीटर वाली के ऐलानात डिपार्टमेंट की तरफ से कर दिए जाते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ होती है तो ये कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब वो कार्रवाई करने का वक्त आता है तो तब महकमे की तरफ से हमें सिर्फ खामोशी मिलती है और खामोशी की वजह से जो है वो लोगों को नुकसान भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, लोगों को नुकसान भुगतना पड़ता है। फेस्को रिकवरी की बुनियाद पर बेहतरीन कंपनी है, लेकिन जो फेस्को के ट्रांसफार्मर्स हैं खस्ता हाल हैं, पुराने हैं। नए ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी में भी फेस्को इस वक्त सुस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से पुराने ट्रांसफार्मर्स तब्दील नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कवानीन हैं मीटर से मुतल्लिक कि एक ट्रांसफार्मर्स पर कितने मीटर चल सकते हैं, अगर हम इस टेक्निकल चीज़ों में जाके जायज़ा लें तो आप समझें कि फेस्को में एक भी ट्रांसफार्मर कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। अच्छा। हर ट्रांसफार्मर का एक एक्सटेंशन लोड होता है, ठीक है, कि अगर वो ट्रांसफार्मर 200 केवीए का है तो वहां पर 150 केवीए का लोड वो बर्दाश्त कर सकता है। ओके। तो मुतल्लिका सब डिवीजन उसके जो कनेक्शंस की तादाद है, लोड है, उसकी चेकिंग करे। जब आप उसके लोड की चेकिंग नहीं करते, 200 केवीए के ट्रांसफार्मर्स पर जो है वो 200 से जायद लोड डाल देते हैं तो वो बार बार खराब होता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो नेपरा ने कवानीन मुख्तस किए हैं किसी भी इलाके में ट्रांसफार्मर्स के चलने के, जी, उस पर फेस्को की जो टीमें हैं उसको अमल दरामद करना होगा, उतने ही कनेक्शन उस पर लगाए जाए जितने वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू ही ये है कि लोड के मुताबिक कनेक्शंस नहीं दिए जाते। कितना, अब देखिए कानून तो ये भी कहता है कि अगर आपने एसी लगाना है तो मुतल्लिका एसडीओ को आपने एप्लीकेशन लिख के बतानी है कि मेरा लोड इतना बढ़ चुका है, तो उससे जो है वो इलाके का जो ट्रांसफार्मर है उसकी लोड मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। लेकिन यहाँ पर ना तो फेस्को से मुतल्लिक मनसूबाबंदी करता है और ना ही कंज्यूमर्स में ये अवेयरनेस पैदा की जा रही है कि वो लोड से मुतल्लिक एक, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर खराब नहीं होगा, मैं फिर यही समझता हूँ कि फिर इनके जो फेस्को का अमला है उसकी जो करप्शन है वो नहीं हो सकेगी। तो अगर इसी मनसूबाबंदी के साथ फेस्को काम करे कि एक्सटेंशन लोड के मुताबिक ही जो कनेक्शंस हैं वो ट्रांसफार्मर्स पर शिफ्ट करे, तो ये ट्रांसफार्मर खाबी के जो वाकयात हैं, मतलब कि हमारे यहाँ अली कवानीन मौजूद हैं लेकिन लोगों के अंदर आगाही नहीं है और महकमा भी कोशिश नहीं करता है कि वो इन्फॉर्मेशन अपने कंज्यूमर तक पहुंचाए, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच गई और उसके अकॉर्डिंग काम होना शुरू हो गया तो अंदर के जो घपले हैं और अंदर की जो करप्शन है फिर वो रुक जाएगी, फिर अपनी जेबें नहीं भर पाएंगी। तो लोगों का भी अवेयर रहना बेहद जरूरी है ताकि उनको पता हो कि वो बिजली का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसका अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि एसी की एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दी है अवैस ने, तो लोगों को भी उन कवानीन के बारे में जानना जरूरी है और महकमे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स करें ताकि लोगों को बता सके। दोनों तरफ से अगर ताउन होगा तो मुझे लगता है कि फिर ना तो शहरियों पे बोझ पड़ेगा ना महकमे का नुकसान होगा। जीनत, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेज किया और बड़ा अहम नुक्ता है ये कि देखें यहाँ सिर्फ फेस्को का ही जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा कि अकेला हम फेस्को को कहें, बकिया जो भी महकमे हैं वो भी बाशमूल इसी तरह से काम करते हैं कि उनमें भी जो आगाही मुहिम है या अपने जो सारिफ है मुतल्लिका कोई भी नई चीज़ रूनमा होती है या कोई भी नई चीज़ मुतारिफ करवाते हैं तो वो फ़कत मुलाजमीन तक महदूद रहती है। जिन लोगों को पता चलनी चाहिए
जो सारिफ हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है उनको उसका इल्म ही नहीं होता है। अब घर में होम अप्लाइंसेस भी है हमारी, और ये भी देखें एक घर में बिजली बचाव का तरीका भी होता है कि जनाब यकदम हमने सारे का सारा लोड नहीं चलाना, हमने मोटर नहीं ऑन करनी, हमने फ्रिज उसी औकात में नहीं चलानी, हमने आयरन की प्रेस भी कपड़े उसी औकात में कार में नहीं करने, मुख्तलिफ औकात कार रखे जाते हैं ताकि लोड ना पड़े और जो मीटर हमारा यकदम से घूमता है वो ना घूमे, उससे बचत रहे। और इससे ये बहुत मौसर तरीका है अपने बिल को कंट्रोल करने का, कैपेसिटी जो चार्जेस हैं उनको नीचे लाने का। और इसके साथ साथ जैसे हमने जिक्र किया फेस्को का कि जो भी नई चीज़ आती है, जो भी SOPs हैं, आप बिल के पीछे, बिल की पिछली साइड में 20 से 25 कोई निकात का एजेंडा होता है, जैसे उसमें आपने छोटा सा लिखा होता है कि ये चीज़ करने से फलां होगी, रात 6 से रात 10 तक आप बिजली का इस्तेमाल ना करें, और वो शायद जो कमज़ोर नज़र के मालिक हैं उनको दिखाई भी ना देता हो। हाँ। तो ऐसी अवेयरनेस कैंपेन जो है कम से कम महीना, आप हफ्तावार अफोर्ड नहीं करते, आप महीने बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखें कि अपने जो सार्फिन हैं उनको बताया जाए कि ये चीज़ें करने से आप पब्लिक सर्विस मैसेज रिकॉर्ड करवा दें जो कि आपके सार्फिन तक बार बार पहुंचता रहे, तो उनको पता हो कि ये चीजें करनी है, ये उनके फायदे में है, और ये चीजें ऐसी हैं जिनसे उनको रुकना ताकि उनका नुकसान ना हो। यहाँ पर सबसे अहम चीज वो ये है कि बहुत से लोग हम देखते हैं कि इलाकों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बना लेते हैं या फिर कोई छोटे कारोबारी मराकज हैं, वो करते ये हैं कि अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगवाते। वो डिमांड नोटिस से बचने के लिए जो इलाके का ट्रांसफार्मर है पहले 3 फेज मीटर लगवाते हैं और उस पर जो है वो अपनी सारी इंडस्ट्री चलवाते हैं। तो उस इंडस्ट्री का लोड भी इलाके के ट्रांसफार्मर पर पड़ता है, जिसकी वजह से फिर वो ट्रांसफार्मर बार बार खराब होता है। तो जो छोटे कारोबारी मराकज या छोटे बिजनेसमैन हैं वो अपने ट्रांसफार्मर से बचने के लिए अपना लोड जो है वो इलाके के ट्रांसफार्मर पर डाल देते हैं, जिससे घरेलू कंज्यूमर जो है उसके मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। तो ये कवानीन है कि आप जब भी कोई छोटा कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए फेस्को की जानिब से ट्रांसफार्मर्स जो लोड है वो मुख्तस किया गया है। तो अगर वो कवानीन की खिलाफवर्जी कंज्यूमर्स नहीं करेंगे तो इससे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए मसाइल पैदा नहीं होगी। हम देखते हैं कि फेस्को में बेशतर ऐसी छोटी छोटी लोगों ने चक्कियाँ बनाई हुई हैं और उसके साथ साथ छोटे कारोबारी मराकज़ हैं, छोटे कमर्शियल प्लाजे बनाए हुए हैं, वहाँ पर 3 फेज मीटर्स लगवा के लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका नुकसान ही हो रहा है कि उनके लोड की वजह से इलाके का जो ट्रांसफार्मर है वो बार बार ट्रिप हो रहा है जी। तो ऐसे लोगों को फेस्को का ये मौक़िफ़ है कि नोटिस भेजे जाते हैं, मगर लोग जो है वो फिर सिफारिशों की तरफ आ जाते हैं। भेज देना और फिर अपनी जिम्मेदारी से जो है वो परे होकर बैठ जाना काफी होता है, क्योंकि अगर आपके पास एक पूरी की पूरी मॉनिटरिंग टीम हो जो कि इस चीज को मॉनिटर करे कि कहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, नोटिस भेजने के बाद उसकी क्या कार्रवाई की जा रही है, उस पर किसी तरह का लाहे अमल भी हुआ है, वो प्रोसीजर आगे भी कहीं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। क्योंकि अगर हम सिर्फ नोटिस भेज देंगे और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। नोटिस आएगा मेरे घर में एक बार आएगा, कोई उसके बाद मुझे पता है मुझे पूछने वाला नहीं आएगा, वो 10 नोटिस भी आ जाएंगे तो मेरी जात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से है ना। असल में लोग जो हैं वो नोटिस लोग फिर सिफारिशों की तरफ चले जाते हैं। ट्रांसफार्मर अब देखें कि ट्रांसफार्मर की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, 5 से 10 लाख रुपए से ट्रांसफार्मर जो है वो शुरू होता है। सही। तो लोग ट्रांसफार्मर से बचने के लिए फिर सिफारिशें डलवाते हैं, फिर फेस्को को कहते हैं कि हमारे कारोबार पहले ही नहीं चल रहे, तो आप लोग हमें मजीद पैसे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर बहुत से ऐसे एक्शियंस हैं जो नोटिस भेजते हैं तो उनके दफातर में बैठते तो लोग जो हैं अब वो सिफारिशें बहुत सारे मसाइल की जड़ अगर देखा जाए तो वो ये भी है कि हमें एज कंज्यूमर नहीं पता है कि किस तरह के लॉज हैं और उसको हमने फॉलो करना है, और महकमे को ये नहीं पता है कि उनकी जो कार्रवाइयां करने का सिलसिला है वो जितना तेज होगा, जितना वो बर वक्त कार्रवाई कर सकेंगे, महकमे के लिए, उनकी कारकर्दगी के लिए, कंज्यूमर सबके लिए आसानी होगी। इसके अलावा भी शहर भर में लटकती हुई तारों का भी बड़े मसाइल हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर भर में लटकती हुई तारें भी एक बहुत बड़ा मसला है और इससे शहरियों के लिए कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर माली नुकसान होता है तो उसका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कोई ना कोई कंपनसेशन होती है, लेकिन अगर आपको जानी नुकसान हो जाए तो उसका खमियाजा कोई नहीं भुगत सकता। और ये एक बहुत दरीना मसला है। पूरे शहर में हम देखते हैं कि लटकती हुई तारों और तारों के गुच्छे भी हमें दिखाई देते हैं, रिहायशी इलाकों में भी और कारोबारी सेक्टर्स में भी, जहां पे तो ज्यादा खतरा होता है। अगर
कहीं पे कोई भी मसला होता है तो कैसे आग एकदम से भड़क सकती है, ये एक जो है बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। तो अली, आप क्या देख रहे हैं कि शहर भर में ये जो तारों के गुच्छे हैं या लटकती हुई तारें हैं कहाँ कहाँ मेजरली दिखाई देती हैं, और वहीं पे फेस्को को बर वक्त जाके उनको चेंज करने की ज़रूरत है और वहाँ पे लटकती हुई तारों को फिक्स करने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह के नुकसान से, जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। जीनत, लटकते तारों का जो मसला है वो बहुत ही पुराना, पेचीदा और बहुत ही खतरनाक है, जिसको बहुत देर पहले ही महकमा जो फेस्को है उसकी जानिब से हल कर देना चाहिए था। कमोबेश उन इलाकों में जहां पर ये मसला ज्यादा संगीन है, जैसे कि शहर का आप मरकज लगा लें, घंटाघर और घंटाघर के 8 बाजार, और उन बाजारों में बिलखसूस कारखाना बाजार, मिंटगुमरी बाजार, चिन्योट बाजार, जहां पर लटकते तारों का शदीद तर मसला है। और ना सिर्फ लटकते तार हैं बल्कि बेहंगम तार हैं, बेतरतीब तार हैं, जिनका सर है ना पैर है, कोई पता नहीं है कि कहां पर जा रही है ये तारें, किस तरफ जा रही हैं। और वहां पर शटर के ऊपर तार पड़े हुए हैं, साथ में एसी का सारा सिस्टम किया हुआ है, साथ में मीटर लगे हुए हैं, लटकते तार हैं। तो कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया हो सकता है। और गुज़श्ता साल हमने देखा भी कचहरी बाजार का जो वाक़या है वो अभी तक हमारी याददाश्तों में महफूज है कि किस तरह से 5 से 6 जाने इस आतिशदगी के वाक़े की नज़र हुई, और फिर भी जो फेस्को है वो हमें उस अंदाज में मुतहरिक होता या मुहतात होता दिखाई नहीं दिया, और साल फिर गुजरने को आया कि वो मसला जूं का तूं मौजूद है। और उसके बाद हमने फेस्को से ज्यादा वहां के ताजरों को मुहतात होते देखा, और उनकी जानिब से मैं उस मीटिंग में भी शरीक था जो पाइमा कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई थी, जिसमें ताजरों की जानिब से जो ज़िली इंतजामिया है और फेस्को के हुकाम है उनको ये तजवीज़ दी गई कि जहां पर आपके अखराजात ज्यादा आ रहे हैं वहां पर हम आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन ये तारों का मसला फिलफोल हल किया जाए ताकि जो बड़ा जानी नुकसान हुआ है उससे आगे वाले आने वाले दिनों में ना हो। क्योंकि उन तारों को देखकर ही खौफ आता है। प्रेस मार्केट के अंदर चले जाएं, अमीपुर बाजार के अंदर चले जाएं, हर तरफ जहां पर बिजली का ज्यादा काम है, मशीनरी है, जहां पर इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, वहां पर तो तहस नहस मच जाएगी इस वाक़े से अगर कुछ छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है। इसके साथ साथ आप शहर की और बड़ी मार्केट्स देख लें, आप रेक सिटी देख लें, रेक सिटी में पूरे की पूरी दीवार है, ऐसे लगता है जैसे मीटर्स की पेंटिंग लगाई हुई है, और वो मीटर साथ है, बिल्कुल एक इंच का भी फासला नहीं है, उनमें साथ जुड़े हुए हैं, मीटर्स की तारें हैं। और आने वाली जो मार्केट है उसकी मार्केट कौन सी है, वो कंप्यूटर की मार्केट है। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल जो होम अप्लायंसेज है, सारी के सारी इलेक्ट्रिकल जो मशीनरी है वो वहां पर पड़ी हुई है। अगर एक भी चीज का शॉर्ट सर्किट होता है या मामूली सी भी आतिशदगी होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और ये तो सिर्फ माली नुकसान है, और साथ में जानी नुकसान का तो अभी हम बता ही नहीं रहे, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया रूनुमा हो। लेकिन फेस्को किस बात का इंतजार कर रहा है? एक शहर है आपके पास और उसके मरकजी एरिया, हम नहीं कहते आप गली मोहल्लों में अभी जाएं, हम नहीं कहते आप दूसरी मार्केट्स को देखें, हम निशानदेही कर रहे हैं कि इन मार्केट्स को फिलफोर यहां पर आप बेहंगम तारों का हल निकालें, उनको तरतीब में लाएं। मीटर्स को आप जब लगाते हैं, नस्ब करते हैं, तो उनकी एक तरतीब रखें। और जो शटर पे तारें फेंक दी जाती हैं, अब बिलोमुम वैसे ही फेंक दी जाती हैं, कोई उनका सर पैर नहीं है, तो ये किस तरह से आप डील कर रहे हैं शहर को? वार्ड बाजार है, रेक सिटी है, सत्याना रोड के अतराफ है, डी ग्राउंड की आप बड़ी मार्केट्स देख लें। तो ऐसे में ये इग्नोर करना या इसको पसे पुष्ट डालना मामले को, फेस्को की ना सिर्फ नाअहली है बल्कि शहरियों के साथ इसको दूसरे मानों में जुल्म कहा जा सकता है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे सानिए का बायस बन सकता है और कोई कीमती जानें जाया हो सकती हैं। इस पर ना सिर्फ फेस्को को होश के नाखुन लेने चाहिए बल्कि सिविल सोसाइटी को, ताजरों को फिलफोर इस मामले को संगीन लेते हुए, जैसे कि ताजरों ने गुज़श्ता साल एक्शन लिया और बातचीत आगे बढ़ाई, लेकिन फिर वो महकमे की गफलत की नजर हुई और हम देख रहे हैं कि अभी दोबारा से कोई भी हमें एक्टिविटीज या कोई भी ऐसे मामलात या कोई भी मनसूबाबंदी दिखाई नहीं दे रही। करोड़ों अरबों के मनसूबे तैयार कर लिए जाते हैं लेकिन अमल नहीं हो पाता। अभी भी घंटाघर के अतराफ देख लें, शहर की अहम बाजार देख लें, अहम मार्केट देख लें, चौक चौराहे देख लें, हमें बेहंगम तारों का एक जाल, एक सिलसिला, गुच्छे नजर आते हैं, लेकिन हमें नजर आते हैं, महकमे को नजर नहीं आते। बिल्कुल। फेस्को के हवाले से अगर हम देखें तो पूरे शहर में निजाम इतना दरहम भरम हो चुका है, चाहे वो खुली तारों का मामला हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग का या उनकी तब्दीली का मामला हो, या ग्रीन मीटर्स के हवाले से हमने बात किया। अगर ये तमाम चीजें महकमा बर वक्त नहीं कर रहा तो महकमे की मसरूफियत क्या है, ये हमारी जो है वो समझ से बाहर है कि महकमा कर क्या रहा है, उनकी क्या मसरूफियत है, ये नहीं हमें समझ में आ रहा। तो अगर थोड़ा सा इस बात पर गौर किया जाए तो शहर के बहुत सारे मसाइल को हम हल कर सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत सारे मसले होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम हर तरह के सेक्टर पर, हर तरह की इंडस्ट्री पर बात करें। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी बड़ी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि उन्हें अपनी लाइफ में नेक्स्ट क्या प्लान करना है। हमारे पास काउंसलर्स की बड़ी ज़्यादा कमी होती है और इन्हीं फेजेस के साथ एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया उस पर बहुत वर्क कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी वो सेक्टर एक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। हुकूमत को चाहिए, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी और हमारी फेडरल गवर्नमेंट को भी कि इस पर काम करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं कि कैसे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी माशियत के पहिए को चला सकते हैं, कैसे हम अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स ला सकते हैं ताकि अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छे पैसे आएंगे। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं वो तमाम के तमाम मसाइल हल होंगे। मैं बात कर रही हूँ आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उसको कैसे हल किया जा सकता है, और बढ़ती हुई महंगाई और क्या इजाफी टैक्सेस जो कि हर डिपार्टमेंट, हर तरह के सेक्टर पर हैं, उसने आईटी सेक्टर को कितना मुतासिर किया है और इसे हम कैसे बेहतर इसका फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ये जबरदस्त और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव सेशन पूरे का पूरा होने वाला है, तो आपने हमारे साथ रहना है। इसी तमाम मौजू पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है अजहर इकबाल साहब, CEO रैंक सोल पाशिया कन्वीनियंट फैसलाबाद, और उन्हीं के साथ डॉक्टर सरफराज अहमद, PhD स्कॉलर IT एंड सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आज का जो मौजू है वो ऐसा है जिसपे हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बात हो। तो सर आपसे बात का आगाज करूंगी कि सबसे पहले ये बताइएगा कि IT सेक्टर को किस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑल्दो हम देखते हैं कि बड़ा ही एक निगलेक्टेड सेक्टर है आज के दौर में जब पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया और इस इशू के ऊपर बात करना अब शुरू हुए हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये IT एक वाहद ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान को बूस्ट दे सकता है। देखिए, पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है और डॉलर विदाउट इन्वेस्टमेंट, हमारे काम के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई एक एक्सपेंस भी हमारी फील्ड के ऊपर नहीं आता, ना हमारे लिए कोई LC खोलनी पड़ती है, ना हमारे लिए कोई बैंक बनाने पड़ते हैं, ना हमारे लिए कोई गारंटियां देनी पड़ती। हमारे तो IT के लीडर्स अपने घरों में बैठे, अपने लैपटॉप के ऊपर बैठे काम कर रहे हैं। फिर भी उनके कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका अर्जेंट सोल्यूशन बहुत जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो हमारे IT के जो स्टाफ है या जो IT के जो लीडर्स हैं जो कि कंपनीज के अंदर काम करते हैं, देखिए 2 तरह के IT के लोग होते हैं। एक तो फ्रीलांसर्स हैं जो कि घरों में बैठे अपना काम कर रहे हैं, और दूसरे वो IT एक्सपर्ट्स हैं जो कि कंपनीज के अंदर काम करते हैं। तो जो लोग कंपनीज के अंदर काम करते हैं उनकी जो सैलरी है उसके ऊपर टैक्स स्लैब जो ना वो बढ़ा दी। अच्छा, हाँ जी, और वो काफी ज्यादा उन्होंने टैक्स स्लैब कर दी जो कि अनफेयर है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आते हैं और पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की की तरफ जो है ना वो जा सकता है। ये एक बहुत जो है ना वो अर्जेंट सॉल्व करने वाला इशू है और हुकूमत की इसके ऊपर स्पेशल जो थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि इस मसले को देखा जाए, क्योंकि इस फील्ड के ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि बहुत सारे जैसे कि फ्रीलांसर्स भी काम करते हैं और इसमें कोई वक्त की कैद भी नहीं है। अगर हम इस इंडस्ट्री को ज्यादा फ्लरिश करेंगे, इस पर ज्यादा तवज्जो देंगे तो हम अपना रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हैं। हमारे हाथ जिस तरह से आजकल मुल्क की मैशियत को जिस तरह के खदशात दरपेश हैं उससे भी हम निकल सकते हैं अगर हम IT सेक्टर पर जो है वो तवज्जो करते हैं। तो हुकूमत को आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी सिस्टम या कौन सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम IT सेक्टर को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में भी इसी तरह से IT सेक्टर ग्रो करे जैसे कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो इनविटेशन का। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं रिसेंटली अभी कनाडा में था, वहाँ पे IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे उनके जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाता है, उनको कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड जो है वो कनाडा में और अमेरिका इज दी बिगेस्ट इकोनॉमी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो पे कर रहा है, स्टूडेंट्स को भी दे रहा है। और स्टूडेंट्स हमारा जो है वो इसमें, जैसे अजहर साहब ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के सारा काम कर रहे होते हैं।
तो उनके लिए कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फंडिंग भी गवर्नमेंट को जो है वो दरकार नहीं होती कि उनको फंडिंग दे, लेकिन सिर्फ उनको ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने हैं जैसा जहाँ पे वो अपनी जो भी उनकी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी उनकी डेवलपमेंट की स्किल्स हैं, वो उनको एनहांस कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ताकि उनको बेहतर से बेहतर मौके भी मिल सकें और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम भी कर सकें। जैसा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत जो बाहर जाते हैं जी, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ उनको स्कॉलरशिप भी देती हैं, लेकिन अगर यही सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर उनको मिलेगी और बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के दूसरी गवर्नमेंट के साथ, दूसरे डेवलप कंट्री के साथ होंगे, तो एक हमारी पॉलिश्ड जो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की वो निखर के सामने आएंगी, जिसका अल्टीमेटली जो फायदा है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें अजहर साहब तो जो जिस तरह से इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री ग्रो की है, पाकिस्तान उस रेस में या उस रैंक में हम देखें तो इस टाइम एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है वहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और हमें कितना जल्दी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कितना वक्त दरकार होगा और कितना इसके लिए फंड आप समझते हैं कि चाहिए, जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर आए सफ़े अव्वल पर, ताकि वो भी उसी तरह से काम करे जैसे कि पूरी दुनिया में आईटी इंडस्ट्री काम कर रही है। अच्छा, ये ना अभी एक बड़ा अलमिया है जो कि अभी आजकल आईटी इंडस्ट्री उसको फेस कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर आईटी का काम कम पाकिस्तान के अंदर आईटी का काम कम हो गया, कम आ रहा है। उसकी रीज़न यही है कि जो हमारा इंटरनेशनली इमेज थोड़ा सा डाउन हो गया, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम अपने इमेज बेहतर करने के ऊपर काम करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आईटी का काम आएगा। और इमेज कैसे बेहतर किया जा सकता है? हम इंटरनेशनली डेलीगेट्स भिजवाएं, हम सेमिनार्स करवाएं, हम बाहर जो है अपने डेलीगेट्स को भिजवाएं जो जाके उधर लोगों से मिलें, उनको बताएं कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट बेस क्या है। तो जितना हम बाहर की कंपनी से राब्ते में रहेंगे, बाहर जाएंगे, मिलेंगे। अब पूरी दुनिया में काम यूएस से कर रहा है, तो यूएसए का वीज़ा आईटी लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अच्छा, वीज़ा की ये कंडीशन है कि अब दुबई ने भी, यूएई ने भी पाकिस्तानियों के वीज़े इंतहाई सख्त कर दिए हैं। अच्छा। इवन जो एक पूरी दुनिया की जेटेक्स एक ऐसी एग्जीबिशन है जिसके अंदर हर आईटी लीडर उधर जाना, उसको ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उन्होंने भी अब पाकिस्तानियों को रेड मार्क कर दिया है और उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तानियों के वीज़ाज के लिए अलग से एक क्राइटेरिया बनाएंगे। यूरोप ऑलरेडी ये काम सारा कुछ कर चुका है, कनाडा ऑलरेडी कर चुका है, यूएसए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट उन्होंने स्क्रूटनी कर दी है। तो अगर हम आईटी लीडर्स या आईटी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के मार्केट्स को हम नहीं समझेंगे, उनकी ज़रूरियात को नहीं समझेंगे, तो फिर हम किस तरीके से अपनी आईटी को ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर हुकूमत इस पर खसूसी तवज्जो दे तो पूरे पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सकती है। और पाशा इसमें ऐसा इदारा है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, और लेकिन इसमें मजीद करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखने वालों के लिए ताकि मजीद आसानी हो जाए, हम हमेशा से बात करते हैं आईटी सेक्टर में बड़ी अपॉर्चुनिटी, आईटी सेक्टर में जो है वो मौके बहुत ज्यादा हैं, इसमें बड़ा जो है वो ग्रो करने के चांस है। लेकिन एग्जैक्टली आईटी सेक्टर क्या है, इसमें किस तरह की ब्रांचेस हैं, किस किस तरह की सर्विसेज, स्किल्स इंक्लूड होती हैं, उस हवाले से भी अगर थोड़ा सा आप गाइड करेंगे देखने वालों को तो उनको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, या कितनी डिफरेंट तरह की डोमेन्स हैं जिसमें आप अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जो बहुत सारी सेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर जो हमारा है, जिसको हम कंप्यूटर साइंस भी कुछ लोग कहते हैं, तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में जो है वो हमारा ये इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे कैमरे से लेके, हमारी ट्रांसमिशन से लेके, यहाँ लोगों को टेलीविज़न तक, मोबाइल फ़ोन तक, सोशल मीडिया तक, तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट सेक्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हर एक सेक्टर में हर एक बंदा, हम ये कंसिडर करते हैं कि जी कोई भी बंदा जो है वो किसी भी जगह पे स्पेशलाइज है या नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। हमें ग्राउंड लेवल के ऊपर जो टेक्निकल एजुकेशन हैं हमारी, तो उनको भी हमें जो है वो लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उनको फराहम करना पड़ेगा, लैब्स फराहम करनी पड़ेंगी उनको, उनके रिसर्च के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स को, मैं एक तो बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का
कि करिकुलम में सिर्फ हम बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। और थ्योरी भी हम उनको वो पढ़ाते हैं जो कि अब तक एब्सोल्यूट हो चुकी हुई है। जी जी जी। हम अगर देखेंगे तो वही वो बच्चों को अब तो देखें, हमारा जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। टच फोन है, माएँ उनको घर में दे देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं देना चाहिए। टोडलर्स को, इन्फेंट्स को नहीं देना चाहिए। बट ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम वो करते हैं। अब जब बच्चा 5 साल का स्कूल जाता है तो उसको बहुत सारी अवेयरनेस इस वक्त होती है, जो कि हम अगर अपने बचपन की बात करें तो हमें वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हम उनको 11th में जाके हम उनको बता रहे हैं कि जी ये माउस ये है, ये मॉनिटर ये होता है, सीपीयू ये होता है, जबकि वो सीपीयू ये सारी चीज़ें अब हम उनको एडवांस्ड स्किल के ऊपर लेके आने की ज़रूरत है। हम उनको एडवांस स्किल्स के ऊपर नहीं लेके आते, हम उनको सिर्फ थ्योरी तक पढ़ाते हैं। और हम अलमिया एक और इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि जी ये इस्तेमाल नहीं होती हैं कहीं पे भी, आप इसको पढ़ लें, पेपर में यूज़ कर लें, जबकि ये भी बिल्कुल गलत एक कंसेप्ट जो है वो हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आईटी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं और हर एक सेक्टर अभी रिसेंटली शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया मेरी जो फील्ड है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। सस्टेनेबिलिटी इज द ओनली सोल्यूशन जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन थोड़ा सा भी काम। एक्सप्लेन करें ताकि समझ आ सके कि आपका एक्चुअली वर्क क्या है, आप किस प्रोजेक्ट पे किस तरह से काम कर रहे हैं। मेरा एक्चुअल वर्क है कि जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पूरी दुनिया का, वो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज मसला है जी। सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक वास्ट फील्ड है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इन तीनों फील्ड्स को, अगर हमारे पास डाटा होता है तो हम उस डाटे के थ्रू अपने क्लाइमेट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए। ठीक है। ताकि जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं हम उनको बचा सकें टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। देखिए वेस्ट है, मैं इंसान हूं, मेरे कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होगा, ऑक्सीजन मैं इनहेल करूंगा। रिसाइकलिंग भी इसमें आ जाएगा, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। रिसाइकलिंग आएगी इसमें, रिन्यूएबल एनर्जी आएगी। बात की है तो मैं वो इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी और सोर्सेज के बारे में भी जानेंगे कि कितने आईटी सेक्टर के पास इस टाइम पे जो सोर्सेज हैं क्या वो काफी हैं या इसमें मजीद इजाफे की जरूरत है। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आईटी सेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो पूरी दुनिया के साथ हम फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया की जितनी मार्केट इसको एक्सप्लोर करने के काबिल होंगे और उसी के साथ साथ पाकिस्तान में बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करके हम अपने मुल्क को दे सकते हैं। जितना हमें मईशत के लिहाज से इस वक्त खसारे में हम जा रहे हैं, जिस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है, मसाइल से हम आसानी निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक रोड मैप है। रोड मैप के लिए एक सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन आता है वो हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होता है। तो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को अजहर साहब आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री के साथ लिंक करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से बताया जाए और जो हालाते हाजिर है उसके अकॉर्डिंग उनको अपडेट रखा जाए। ये नहीं कि जो आज से 10, 15, 20 साल पहले की टेक्नोलॉजीज चल रही थी वो उनको पढ़ाएं, जब वो मार्केट में एक प्रोडक्ट तैयार होकर आए तो वो मार्केट की जितनी भी जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसके साथ वो बीट ही ना कर पाए। अच्छा, हम ना फिटको के प्लेटफॉर्म से और पाशा के प्लेटफॉर्म से, हम इन दोनों प्लेटफॉर्म से इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज हैं फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। ठीक है। हम लोग अब जो अकेडेमिया है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हम उधर विजिट करते हैं। हम उधर उनके जो फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं हम उधर जाते हैं, हम बच्चों को मेंटोरशिप देते हैं और हम टीचर्स के साथ मिलते हैं, टीचर्स को गाइड करते हैं। जो उनका एकेडेमिया का जो स्टाफ है जो कुरिकुलम डिज़ाइन करता है या बनाता है, हम उनके साथ मिलते हैं और हम उनको बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चों को पढ़ाई जाए जिसकी वजह से इमीडिएटली आफ्टर द डिग्री दे कैन गेट द जॉब और दे कैन स्टार्ट अर्निंग डॉलर्स वाया फ्रीलांसिंग और फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। फैसलाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी हमारे साथ लिंक में हैं और हम उनके साथ मिलके तो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें,
जो कुरिकुलम है ना यूनिवर्सिटी का, वो एकदम से एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, ऐसा ही है। क्योंकि उन्होंने उसको अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से जो ना वो डिजाइन किया होता है, लेकिन उस चीज का पाकिस्तान के अंदर स्कोप नहीं होता। जी। तो हमें थोड़ा सा करिकुलम अपना चेंज करने की जरूरत है। जो जरूरत फैसलाबाद की आईटी इंडस्ट्री को जिन टूल्स की, जिन टेक्नोलॉजीज की है, उन पे फोकस करने की जरूरत है, ताकि बच्चे फौरन से जॉब ले लें, अपना इंटर्नशिप ले लें, या फ्रीलांसिंग की मार्केट में आके तो कुछ अपना सिस्टम जो है ना वो एडजस्ट कर लें। तो इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उनके ऊपर यूनिवर्सिटीज को फोकस करना जरूरी है, और वो कर भी रहे हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर 3-4 साल से जो आपने कहा कि आपने सिलसिला शुरू किया है, तो इसका फीडबैक कैसा आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आप जो सोचकर आपने ये इनिशिएटिव लिया था कि जाके हम अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के साथ लिंकेज करेंगे, उसका वैसा फीडबैक मिल रहा है जितना आपने एक्सपेक्टेड किया था, या अभी उसमें गुंजाइश मजीद है? अभी उसमें थोड़ी गुंजाइश है, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो आईटी कंपनीज की जो जॉब्स हैं वो हर वक्त ओपन रहती हैं। अच्छा, उसमें एक चीज है जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि स्टिल जो है वो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल अभी भी थोड़ा कम है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटीज वाले अपने बच्चों को करवाएंगे उतना उनके लिए बेहतर है। अब हमें क्या करना पड़ता है, बच्चा थ्योरी पढ़ के आता है, उसके बाद फिर उसको इंटर्नशिप के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके उसकी जो जॉब है वो कंफर्म होती है। तो ये बच्चों को थोड़ा सा एक ना लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हमें हर बच्चे को अपने हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है। तो फिटको के प्लेटफॉर्म पे 150 के करीब आईटी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जहां पे हमारा पूरा जॉब पोर्टल बना हुआ है। और उन 150 प्लेटफॉर्म है, फैसलाबाद में कितने प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं? फैसलाबाद में एक ही प्लेटफॉर्म है फिटको के नेम से, और उसके साथ ही सारी आईटी कंपनीज जो है ना वो रजिस्टर्ड वो एसोसिएट है। लेकिन पाकिस्तान लेवल के ऊपर पाशा एक ऐसा अदारा है जिसके साथ पूरे पाकिस्तान की आईटी कंपनीज उसके साथ रजिस्टर्ड है, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। वो पूरी आईटी कंपनीज की एक आवाज है, और हमारे जो मसाइल होते हैं वो पाशा प्लेटफॉर्म पे जाके गवर्नमेंट के ईवानों तक वो हमारे मसाइल जो है ना वो पहुंचते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से आप समझते हैं कि वैसा सपोर्ट मिलता है जब आप अपना कोई इशू रेज करते हैं कि हमारे सेक्टर को, हमारी इंडस्ट्री को इस तरह के मसाइल का सामना है, तो उसके हल के लिए जो टेबल टॉक है या ऑन बोर्ड लिया जाता है, तमाम जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इंडस्ट्री के उनको, और हुकूमती जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इस तरीके कार को, वो भी थोड़ा सा मुझे मैकेनिज्म समझाइए कैसे है। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने आईटी के लिए अपने फोकल पर्संस जो है ना वो डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। और हमारी आवाज डायरेक्ट जो ना पीएम तक पहुंचती है। हम अगर चाहें तो लेटर एक लिखें जो कि डायरेक्ट पीएम खुद उसको रीड करते हैं, वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आईटी को फरोग देने के लिए। तो ये हमारी आवाज जो भी है पाशा के प्लेटफॉर्म से वो फौरन सुनी जाती है और उसके सोल्यूशन के लिए काम किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लेटेस्ट फायरवॉल का इशू आया, इससे आईटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, और ये बात हमारी नहीं सुनी गई। पाशा के साथ या किसी भी आईटी इंडस्ट्री के साथ इसको डिस्कस नहीं किया गया, अदरवाइज इतना नुकसान ना होता और इसका बेहतर हल जो है वो निकाला जा सकता था। इंटरनेट की बंदिश की वजह से बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स को नुकसान हुआ, कंपनीज को नुकसान हुआ, कॉल सेंटर्स को नुकसान और हुआ। इससे आपके नेशनल लेवल पे तो जो है इंटरनेशनली आपका क्लाइंट जो है वो उसका आपके साथ जो है एक ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, ब्रेक होता है, क्योंकि आप जब उनका ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो जारी बात है कि आपका क्लाइंट किसी और तरफ मूव कर जाएगा। और ये ऐसा इशू है कि हम इसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते इंटरनेशनल मीडिया पे, क्योंकि हम अगर इसको जितना ज्यादा उछालेंगे इंटरनेशनली दूसरे ममालिक के लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इधर ये इशू है तो इधर हम काम ना दें। तो हम अपने पाकिस्तान के अंदर ही अपना जो हमारा इंटरनल जो मीडिया है उधर ही जाके हमने अपनी आवाज उठाई है और उठा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये सारी चीजें एडजस्ट नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सरफराज साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप डिफरेंट तरह के एक्सपर्ट्स के हवाले से, और क्लाइमेट क्योंकि आजकल एक ग्लोबली बहुत बड़ा इशू है, और पाकिस्तान के क्लाइमेट भी अगर हम देखें तो इसमें बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है, और पॉपुलेशन जिससे बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, वैसे वैसे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी का आपका जो हालिया प्रोजेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग था जो कि आपने बताया था स्मोक के बारे में, मैं चाहूंगी कि उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो इस वक्त मसला है सबसे बड़ा। यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से कुछ 17 के करीब जो है वो एजेंडाज दिए हुए हैं, जिसमें हर एक सेक्टर जो है वो उसमें इन्वॉल्व है।
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से सिर्फ हम बात करते हैं, काम नहीं होता प्रैक्टिकली कुछ भी। जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो है वेस्ट का, और उससे एक एसोसिएटेड मसला है वो है एनर्जी का। हम जो काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम वेस्ट से हम एनर्जी जनरेट करवा रहे हैं जो कि रिसाइकलेबल है। आप देखते हैं अभी हम FWMC के पास जो है वो हम कुछ चीज़ें अपनी प्रोजेक्ट के तौर पे लेके गए हैं। अब जो फैसलाबाद में जो वेस्ट है उसके हवाले से हम तकरीबन जो है वो जितनी पाकिस्तान फैसलाबाद की नीड है वो फैसलाबाद की वेस्ट जो है वो उस हवाले से पूरी कर सकती है जी। तो हमें देखें एनर्जी सेक्टर में हमें और जो IPPs की बात होती है या कुछ और होती है, तो अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो हमारा दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे कि एक हमारा क्लाइमेट बेहतर होगा, हम आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। फिर वेस्ट का अगर यहाँ पे हम अपने ऑफिस के बाहर जाएं तो यहाँ पे एक जंक बना हुआ हो वेस्ट का, वही हम वेस्ट जो है वो उसको यूज करके एनर्जी जनरेट कर रहे हों, तो आप देखें दोनों चीजों में कितना फर्क है। आपकी वेस्ट भी जो है वो भी डिस्पोज ऑफ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया, वो लैंडफिल्स में भी नहीं गई। हाँ। और एनर्जी जो हमारी जरूरत है उसे हमारी इंडस्ट्री का पई, और वो एनर्जी आपकी इतनी कॉस्ट नहीं आएगी जब एक दफा आपका साइकिल चलेगा। और पूरी दुनिया जो है वो इसी के ऊपर काम कर रही है। बिल्कुल। और अगर हम देखें भी तो आजकल के दौर में हर तरफ, और फैसलाबाद की बात करें तो इतना ज्यादा हमें कूड़ा गिरगिट के ढेर दिखाई देते हैं कि शहर को भी अगर हम साफ करना चाहते हैं तो बड़ा बेहतरीन हल है कि इसको रिसाइकलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज पर जो आते हैं क्लाइमेट, उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने शहरों की जो साफ सफाई है उसका भी ख्याल रखा जा सकता है। शजरकारी तो एक बेहतरीन मॉल है जिसको हम बहुत इम्फेसाइज करते हैं कि आपको करना चाहिए, और एक IT सेक्टर के आई होप के जल्दी मसाइल हल हो। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, क्या प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और आज के दौर में लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, जितना कि अपने कपड़ों को लेके कॉन्शियस है ना, उतनी ही अपने घर की खूबसूरती को, ऑफिस की खूबसूरती को, वर्क एनवायरनमेंट भी और होम एनवायरनमेंट भी सबको बेहतरीन चाहिए। और उसको कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है, वो होता है हमारे इर्द गिर्द का माहौल, और माहौल में दिखने वाला फर्नीचर। अगर आपके पास आपके घर में अच्छे से इंटीरियर हुआ है, आपकी घरों की दीवारों से लेकर आपके दरवाजों तक, और फिर उसमें मौजूद फर्नीचर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हर किसी को आज के दौर में होता है कि अपने बेडरूम का जो थीम है उसको हम डिफरेंट अंदाज से सामने लेकर आए, वो आपकी पर्सनालिटी के भी बहुत हद तक उसकी अक्कासी करता है। हमारे घर में जिस तरह का फर्नीचर मौजूद होता है, हमारा बेडरूम जैसे सेट होता है, हमारे घर में डेकोरेशन का जिस तरह से सामान होता है, तो वो तमाम चीजें हमारे मूड को, हमारी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो फैसलाबाद में एक बड़ा ही जबरदस्त एक्सपो हो रहा है फर्नीचर के हवाले से, और उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, और उसमें डिफरेंट तरह के हमें जो है वो सैंपल्स देखने को मिलेंगे, मॉडल्स देखने को मिलेंगे, फर्नीचर के नित नए डिजाइन देखने को मिलेंगे। खवातीन का तो वैसे ही बड़ा इसमें रुझान होता है। तो पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जो है वो फैसलाबाद में उसका आगाज हो चुका है। ये कब तक चलेगा, इसमें किस किस तरह की हमें चीजें देखने में मिलेंगी, कितनी जिद्दत आ गई है फर्नीचर इंडस्ट्री में, और किस तरह का आजकल का क्या ट्रेंड्स में चल रहा है, किस तरह के ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, तमाम इंफॉर्मेशन आज हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ तो बड़े खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ ताकि हम इस हवाले से ज्यादा जान सकें कि इस एक्सपो में हमें किस तरह की चीजें मिलेंगी। तो मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मियां फैसल मोहसिन, CEO लाइफस्टाइल ग्रुप, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं ज़हरा फैसल, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफस्टाइल ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवी का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इतना जबरदस्त इवेंट आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं फैसलाबाद में, तो इसका आगाज तो 13 सितंबर यानी कि कल से हो चुका है, तो ये चलेगा कब तक, और इसमें किस किस तरह की वैरायटी फर्नीचर के हवाले से लोगों को देखने में मिलेगी? सर थैंक यू मैडम, आपने आज हमें मौका दिया, इनवाइट किया। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो ये हम 2017 से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑल अराउंड पाकिस्तान, डिफरेंट सिटीज़ में, जिसमें पहले हमने इसको स्टार्ट किया फ्रॉम द मेजर 3 सिटीज़, लाहौर, फैसलाबाद एंड कराची। फिर हमने इस्लामाबाद ऐड किया, और फैसलाबाद से ऑलवेज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वी आर कमिंग एवरी ईयर, ट्वाइस आते हैं हम। और अभी ये कल से, जैसे आपने बताया, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है 13 सितंबर से,
दिस इज ऑलवेज अ 3 days एक्टिविटी, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे, और ये संडे तक रहेगा। ठीक है। और बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांड्स फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान हम लेके आए हैं। वी हैव मोर देन 100 brands over here. Okay. There are 2 halls. Under one roof. Under one roof. ओके ओके ओके, जबरदस्त। क्योंकि मैंने ये एक्सपो खुद भी पर्सनली भी मैंने इसको जो है वो विजिट किया हुआ है, और मुझे पता है कि इस पर कितने खूबसूरत आपको फर्नीचर के जो है वो डिफरेंट तरह के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। आपका बेडरूम सेट है, अगर आप अपना डाइनिंग हॉल सेट करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, मतलब आपके घर के एंट्रेंस है उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो डिफरेंट तरह की जदीद और मॉडर्न किस्म का आपको फर्नीचर यहाँ पे मिलता है। तो ज़ारा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस बार की कलेक्शन में क्या खास है, और जैसे कि सर ने मेंशन किया कि 100 के अराउंड इसमें ब्रांड्स हैं, तो ये बड़ी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है फैसलाबादियों के लिए, और महंगाई के इस दौर में तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक्सपो है। क्योंकि बाहर अगर हम देखते हैं तो मार्केट में डिफरेंट तरह के रेट्स आपको मिलते हैं, नेगोशिएट करना बड़ा ही एक हैक्टिक चीज होती है। यहाँ पर आपको सब कुछ एक तो एक छत के अंडर मिल रहा है, बड़ा पीसफुली मिल रहा है, इन्वायरमेंट बड़ा जबरदस्त है, और डिफरेंट तरह की कलेक्शन, लोग उसको देख के कितना ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जी जीनस, बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, सितंबर से वेडिंग ऑनवर्ड। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है फॉर ऑल दोज पेरेंट्स एंड फैमिलीज जिन्होंने जाके वेडिंग की सिलेक्शन करनी है। दे हैव मोर देन 100 ब्रांड्स अंडर वन रूफ। ओके ओके। एंड उसमें वो अपनी प्राइसेस को, क्वालिटी को, डिजाइन्स को, ट्रेंड्स को बेस्ट कंपैरिजन के साथ वो बेस्ट अपना चूज कर सकते हैं सिलेक्शन। बिल्कुल। तो उसमें हमारे पास बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एक्सपो में आपको मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कॉन्टेम्प्रेरी हर चॉइस का फर्नीचर मिलता है। एज यू नो, एवरीबडी हैविंग हिज और हर ओन चॉइस इन फर्नीचर। कुछ लोग मॉडर्न स्ट्रेट लाइन में जाना पसंद करते हैं, कुछ वुडन में रहना पसंद करते हैं। जी। जो बहुत बड़ी एक आपको चॉइस मिल रही है यहाँ पे, वो हर तरह का फर्नीचर है जो आप चूज कर सकते हैं। बड़ा कल्चरल इसमें बहुत सारे मैंने देखे कि बहुत सारे पीसेस दिखाई देते हैं, जो कि खवातीन को बड़ा शौक होता है कि हमारे पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट तरह के पहलुओं को हम अपने फर्नीचर के थ्रू उसको डिस्प्ले कर सके। तो ये जैसे कि आपने डिस्काउंट्स की बात की, तो इस तरह से कोई पैकेजेस भी होते हैं कि डिफरेंट तरह के, जैसे कि आपका बेडरूम सेट है तो आप उसके साथ उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी और किस किस तरह का जो है, और ट्रेंड्स के हवाले से भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल लोग कैसा कलर ज्यादा पसंद करते हैं फर्नीचर में, इंडस्ट्री का क्या आजकल जो है वो चल रहे हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, और लोगों की क्या डिमांड होती है या पसंद होती है, वो किसके अकॉर्डिंग अपने आजकल के घर का फर्नीचर सेलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपने पूछा पैकेजेस का, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको कंप्लीट हाउस रेंज जो है वो इन पैकेज एंड वो मतलब एक बिल्कुल मिलते जुलते डिजाइन में और कंप्लीट उसमें अवेलेबल होता है। वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर्स मौजूद होते हैं जो कि आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली राइट सिलेक्शन गाइड करते हैं। ओके ओके, मतलब हमें एक्सपो में ना सिर्फ फर्नीचर मिलेगा, इंटीरियर डिजाइनर्स भी मिलेंगे। दैट्स वेरी गुड। और साथ में थोड़ा सा सर मुझे आप थोड़ा सा फर्नीचर इंडस्ट्री के हवाले से थोड़ा गाइड करें कि क्या करेंटली क्या लोगों की पसंद है और क्या ट्रेंड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग, और जब आप पूरे का पूरा एक्सपो प्लान करते हैं तो उसके पीछे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, और एनुअली ये स्ट्रैटेजी चेंज होती है और लोगों का उसमें रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी नई चीजें ऐड करते हैं, या आप अपनी मार्केट के हिसाब से उस चीजों को प्लान करते हैं? ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो राइट नाउ पाकिस्तान में मोर देन 10,000 छोटे बड़े फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं। मेन इंडस्ट्री की अगर बात करें, चिन्योट का आपने नाम सुना होगा, फैसलाबाद में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चर हैं, मुल्तान एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, लाहौर इज़ वेरी गुड, अब इस्लामाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। बट हमारे एक्सपो से एक जो हमने ट्रेंड सेटिंग की है ना, कि लोगों में पहले शोरूम बनाने का कॉन्सेप्ट और चीज़ें ये उस तरह से उतनी नहीं थी, मतलब शोरूम उस लेवल के नहीं थे, उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते थे। तो हमने एक्सपो से, जो एक्सपो करने का एक पर्पस था टू बूस्ट अवर लोकल फर्नीचर। हम यहाँ पे कोई इम्पोर्टेड फर्नीचर को उतना हम डिस्करेज करते हैं, इम्पोर्टेड फर्नीचर। ठीक है। अभी आप एक्सपो हमारा विजिट करें, पब्लिक विजिट करेगी और वो आपको अपना फीडबैक देगी कि लोकल कंपनीज ने इतना इंप्रूव कर लिया हुआ है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्सपोर्ट क्वालिटी का फर्नीचर उन्हें वहाँ पे मिल रहा है, और उसमें ब्रांड्स ने बहुत एक इम्प्रूवमेंट आया है ओवरऑल। अब ये 10,000 जो मैन्युफैक्चर की बात कर रहा हूँ, दिस प्लेटफॉर्म इज इक्वली फॉर एवरीवन। हम इसमें वुमेन्स को भी इंकरेज करते हैं, छोटे बड़े सब ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर को, और इसमें कस्टमर्स के लिए भी एक
अंडर वन रूफ एक कॉन्सेप्ट है, एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट है। Yes. आप अपनी फैमिली के साथ आए, वंस यू हैव पार्क द कार सेफली, पार्किंग का बड़ा अच्छा सिस्टम है। फिर उसके बाद आप गाड़ी पार्क करके आप अंदर आ गए एंड यू हैव अ वेरी गुड एक्सपोजर एक्सपीरियंस देयर कि आपको अलग-अलग कहीं पे पार्क नहीं करना, हैसल फ्री एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट। जिसमें भी ज़ारा ने ऐड किया कि इंटीरियर डिजाइनर्स एंड सेल्स स्टाफ इतना एक्सपीरियंस्ड होता है कि वो अपने कस्टमर्स को उन ट्रेंड्स, नए ट्रेंड्स, नए जो चीजें आ रही हैं उसके बारे में बता रहा होता है। अभी अवेयरनेस इतनी आ चुकी है कस्टमर में भी कि अभी कस्टमर भी अच्छा, अवेयरनेस और लोगों के रिस्पांस के हवाले से भी मैं आपसे जानूंगी, और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी बताएंगे कि एक्सपो के बारे में तो हमने बात स्टार्ट कर दी कि ये एक्सपो एक्चुअल हो कहाँ पे रहा है, ताकि अगर आपको नहीं इसके बारे में पता है और आप इसे विजिट करना चाहते हो तो आप आसानी लोकेशन पे जाके इसे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि कल इसका लास्ट डे होगा और आज और कल ये बड़ा जबरदस्त इवेंट और पूरा दिन ये इवेंट जारी रहता है। तो इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद में एक बड़ा ही जबरदस्त फर्नीचर के लिहाज से इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो, जो कि कल से शुरू हो चुका है, यानी कि 13 सितंबर से और 15 सितंबर तक ये चलेगा। लेकिन ये एक्सपो कहाँ हो रहा है ये बताना भी आपको बाकी है। तो सर मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारी देखने वाली ऑडियंस को बताएं कि इसकी कहाँ पे ये लोकेटेड है और कहाँ पे जाके लोग इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट 3-4 सालों से हम एक ही स्पॉट पे कर रहे हैं। दिस इज सितारा मार्की बाय ताज महल, सिविक सेंटर, वेस्ट कैनाल रोड। ओके, ये कुड़ियावाला से पहले आता है बिल्कुल। कैनाल रोड। इसको 2 रोड्स लगते हैं, शेखपुरा रोड भी लग रहा है और मेन कैनाल रोड भी लग रहा है। तो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है एंड आई डेफिनेटली पर्सनली रिकमेंडेड कि आप जरूर जाकर इसे विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त आपको कलेक्शन मिलने वाली है। लोगों का ज़ारा रिस्पॉन्स आप कैसा देखते हैं, खवातीन और मर्द हजरात की अगर रेशो की बात की जाए, वैसे तो ज्यादातर मैंने देखा है पूरी फैमिलीज आ रही होती हैं। तो अभी कल जो एक्सपो है तो कल इसका आगाज हुआ, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा पहले दिन? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो फैसलाबाद इज़ ऑलवेज वेरी वेलकमिंग फॉर दिस एक्सपो, और हमें लोगों से ये फीडबैक मिलता है कि वो इसका वेट करते हैं। अगर उन्होंने कोई फर्नीचर वगैरह बाय करना हो तो भी रिसीव क्वेरीज कि आपकी एक्सपो कब स्टार्ट हो रही है। तो कल का रिस्पांस वाज एक्सीलेंट माशाल्लाह, इट वाज वेरी वार्म रिस्पांस, और फैमिलीज जो हैं फीमेल्स भी मेल्स भी, बिकॉज इट्स फैमिली इवेंट, तो लोग फैमिलीज की सूरत में आ रहे हैं और दे वर हाईली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड फॉर इट। बिल्कुल, और वो चीज़ तो मैंने भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो चीज़ मैंने खुद भी अपनी विटनेस की हुई है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये है कि माहौल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है। एक चीज़ और है कि हम इस तरह के एक्सपो के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं ये बहुत ज़्यादा महंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जैसे ही ये एक्सपो जब करवाए जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, वो थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगी आप एक्सप्लेन करें, ताकि लोगों को समझ आ सके कि इस तरह के एक्सपो से हमारी मईशत पे कितने खुशगवार असरात आते हैं। पहले तो आपने महंगे की बात की, तो एक्सपो और खासकर पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो आपको क्वालिटी तो दे रहा है, लेकिन वो महंगा नहीं है। Exactly. मैं इसकी एग्जांपल आपको सिंपल इस तरह से दूंगा कि इफ यू हैव इंटेंशन टू बाय फर्नीचर फॉर 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए का फर्नीचर बाय करना चाहते हैं, यू हैव अ बजट फॉर इट, तो हमारे एक्सपो से वही फर्नीचर आपको 12-14 लाख रुपए में मिल जाता है। मतलब आपकी सेविंग भी हो रही है। सेविंग हो रही है, और फिर यू गेट वेरी गुड अपडेटेड डिजाइन, अपडेटेड डिजाइन। और दूसरा अब हम आते हैं कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है। अभी जैसे फैसलाबाद में हम एक्सपो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हमारे आने से जो कंपनीज फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान आई हैं, हमारे पास कंपनीज कराची से हैं, वी हैव कंपनीज फ्रॉम मुल्तान, फ्रॉम इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, and from even from we have companies from Rahim Khan as well. साहिवाल से हमारे पास ब्रांड्स आए हुए हैं, बिल्कुल, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं। हर तरह के ब्रांड यहाँ पे मिलेंगे। और जब वो आए हुए हैं, उनकी टीम, उनके मालकान, ऑनर्स, वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो होटल्स में स्टे कर रहे हैं, वो यहाँ का फूड खा रहे हैं, तो लोकल इंडस्ट्री को भी, जैसे आपकी फूड इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उनको भी बिजनेस मिल रहा है। बिल्कुल। फिर उसके साथ आपके जो लोकल मजदूर तबका है, आपके लोडर्स हैं, आपके ये लोड उठाने वाले जो लोग हैं, उनको भी काम मिल रहा है, उनको भी बिजनेस मिल रहा है। तो हमें, मुझे ज़रा को सबसे बड़ी हैप्पीनेस ये फील होती है कि व्हेनेवर इट्स वेरी हेक्टिक जॉब टू ऑर्गेनाइज एक्सपो, पूरा अरेंज करना, मैनेज करना, इट्स नॉट इजी। अब मतलब वी हैव 3 किड्स, तो वो हम उनको भी कंप्रोमाइज करा रहे होते हैं, चीजें करा रहे होते हैं, बट एट द एंड
एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये होती है कि जिस शहर में हम जाते हैं एक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है फौरन, लोगों को रोजगार मिलता है वहां पे, और फौरन और कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो जो उन्होंने टाइम वेस्ट करना है 30 डेज में सिलेक्शन करनी है, दे कैन डू इन 2 days, इवन इन अ डे। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक। आप सुबह 11-12 बजे आप आ जाएं, फूड कोर्ट इज देयर, आपने कुछ खाना पीना है वहाँ पे फैमिली के साथ अवेलेबल है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इन अ डे आप अपने पूरे घर की शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास बड़ा अच्छा खासा टाइम है और आपको ये भी नहीं है कि आपको जगह जगह पर शॉप्स बदल बदल कर जाना पड़ता है। एक ही हॉल है और उसी हॉल के अंदर आपको डिफरेंट तरह के डिस्प्लेज मिल जाते हैं जिसको आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे घंटे खड़े होकर डिस्कशन करें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपको वहां से हटना है, और आपको हर तरह का वहां पे नंबर ऑफ वैरायटी मिलेगी जिसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे इतना जबरदस्त काम हो रहा होता है ज़ाहरा, वहां पे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फेस करते हैं, देन उसे ओवरकम करते हैं, एनुअली आप देखती हैं कि चीज बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। डिफरेंट चैलेंजेस है जो कि हम ये फेस कर रहे हैं एंड डे बाय डे इसको बेहतर लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो फेस करने को मिलता है वो ये है कि जब हम इवेंट, चूंकि इट्स अ बिग इवेंट और इसकी प्रेपरेशन के लिए भी वी नीड फ्यू मंथ्स, तो समटाइम्स ये होता है कोई स्ट्राइक आ गई, कोई जलसा आ गया कुछ, तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। एंड देन एज यू नो पाकिस्तान इज 4 सीजन वेदर, तो इसमें हमें दूसरा चैलेंज ये फेस करने को मिलता है कि हमारी आउटडोर कैंपेन्स, यू नो, बिल बोर्ड्स एंड होर्डिंग्स, एंड जब तूफान आता है, बारिश आती है, वो हमें दोबारा से लगानी पड़ती है एंड वो अच्छी खासी कॉस्ट होती है उसकी। तो इसी तरह से डिफरेंट चीजें हैं। पॉलिटिकली जब कोई इंस्टेबिलिटी आती है तो भी ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे इवेंट को। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये वो एक्सपेक्ट्स हैं जो कि आप इनको रोक नहीं सकते हैं। ना तो आप मौसम की तब्दीली को रोक सकते हैं, ना आप बढ़ती हुई महंगाई की शरह को रोक सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के एक्सपेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री को काफी हद तक मुतासिर करते हैं। सर, इन सारी चैलेंजेस के बावजूद फर्नीचर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो ग्रो भी कर रही है, लोगों के अंदर एक सेंस भी आ रहा है चीजों को लेकर। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें मजीद फ्यूचर में हम क्या तब्दीलियां करके इस इंडस्ट्री को मजीद सिक्योर एंड ग्रो कर सकते हैं? मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट एक अवेयरनेस क्रिएट करना था अबाउट पाकिस्तानी फर्नीचर। तो हमने इसको 3 स्टेप्स में इसको राइट डाउन किया है, इसको डिग डाउन किया कि पहले स्टेप में हम अपने जो, जैसे मैंने आपको बताया 10,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हैं पूरे पाकिस्तान में, छोटे बड़े। पहले हमने कहा कि इनका विजन जो है ना उसको बिल्डअप करने की जरूरत है कि हमने करना क्या। हमने छोटी वर्कशॉपों से बाहर निकलना है, हमने छोटी दुकानों से बाहर निकलना है, हमने एक अच्छा डिस्प्ले बनाना है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बिल्कुल, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। अब उस स्टेज पे हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट की एक लोकल अवेयरनेस करनी शुरू कर दी। उससे ये हुआ कि दे जनरेटेड अ बिजनेस, एक गुड अमाउंट, एक विन विन सिचुएशन में कस्टमर को भी फायदा हुआ, उनको भी फायदा हुआ। एक उस प्राइस पे क्वांटिटेटिव प्ले किया, मतलब ऑर्डर ज्यादा ले लिए और उसमें मार्जिन कम रखा, कस्टमर को भी फायदा हो गया और अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज में जो हमने इस टाइम रखा हुआ है, हम एक्सपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं राइट नाउ, कि अब हम इन लोगों को, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली है इनकी, अब ये बना सकते हैं, वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड मीट कर सकते हैं। अब हमने इन लोगों में से वी आर प्रिपेयरिंग फ्यू ब्रांड्स, फ्यू मैन्युफैक्चरर्स के हम इनको क्रॉस द यहाँ पे 100 के अराउंड जो है वो ब्रांड्स जुड़े हुए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के इन ब्रांड्स के नंबर में मजीद इजाफा हो जाए। बड़े जबरदस्त ये एक्सपो है, आप जरूर जाइएगा, जाके इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। 13 सितंबर से 15 सितंबर तक ये ऑनवर्ड, यानी कि कल के दिन तक ये जारी रहेगा। 10 बजे से रात 10 बजे तक इसकी टाइमिंग है और किनार रोड और शेखुपुरा के बिल्कुल दरमियान में सिविक सेंटर के बिल्कुल साथ में आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा और आप इसे जाकर अच्छे से अपने घर को डेकोर करने के लिए अपने पसंद का फर्नीचर खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे एट द एंड, कि हमारे साथ एक हमारा स्पॉन्सर जुड़ा हुआ है, डायमंड सुप्रीम फोम। डायमंड सुप्रीम फोम इज अ बिग इंडस्ट्री, वो फर्नीचर के लिए भी